नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे भारत को जो पिछले 50-60 साल से जिस देश से निरंतर खतरा है और जिस प्रकार से इस वक्त संभावनाएं बन रही हैं, आने वाले समय में भी बहुत अधिक खतरा रहना पड़ेगा और हमें बहुत ही अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। आप समझ गए होंगे वो देश है चीन। मुझे याद है भारत के रक्षा मंत्री 1999 और 2000 के बीच में श्री माननीय जॉर्ज फर्नांडिस से बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने बाकी उससे पहले किसी भी राजनेता ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी ये बोलने की कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु जो चीन है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा पाकिस्तान से, क्योंकि हमारी ज्यादा करके जो युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ में हुए और हम पाकिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे। लेकिन पाकिस्तान जो है चीन का पपेट है। और चीन का जो विदेश मंत्री है वांग यी, ये अभी आज ही भारत की यात्रा पे आया है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे निवेदन करूंगा मेरे भारत के सभी मेरे भाई बहनों से कि इसकी यात्रा का बायकॉट किया जाए। राजनीतिक लोग हैं, कूटनीतिक लोग हैं, उनकी अपनी जो है मजबूरियां होती हैं, तो उसकी यात्रा होगी। लेकिन एक समाज की तरफ से, हमारे देश की तरफ से एक संदेश जाना चाहिए चीन को कि भारत के लोग जो हैं चीन की विस्तारवादी नीतियों से और चीन जिस प्रकार से डराता धमकाता है, हमको पूरे विश्व में हमारे विरोध में चल रहा है, हम उसका निषेध करते हैं। तो इस व्यक्ति का, वांग यी का, जो चीन का विदेश मंत्री है, भारत की यात्रा पे आया है, इसका पूरी तरह से बायकॉट होना चाहिए। ये इससे हमारे पास आने से पहले 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान में एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनका सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ। उसमें चीन को भी एक प्रतिनिधि के रूप में जो है वहां पर इमरान खान ने जो है इनवाइट किया था। अब दो बातें उसमें देखने जैसी हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के जिसके लगभग 57 विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद जो वहां की राजधानी है, उसमें चीन के प्रतिनिधि का क्या काम? कि चीन तो इस्लामिक कंट्री है नहीं और वैसे भी चीन किसी धर्म को मानता नहीं, अथीस्ट देश है, तो चीन वहां क्या कर रहा था? तो सबसे पहले तो इमरान खान का एक जो उद्देश्य था वो ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है उनको ये बतलाना कि चीन देखिए हमारे कहने के ऊपर यहाँ आया है, और चीन के विदेश मंत्री के द्वारा वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना। अब कश्मीर का मुद्दा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जहां वहां पर कश्मीर के मुद्दे का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसमें उसने वो मुद्दा उठाया, चीन के विदेश मंत्री ने। भारत ने शासकीय तौर के ऊपर, हमारे विदेश मंत्रालय ने उसका पूरी तरह से निषेध किया। लेकिन ये बात इस बात को इंगित करती है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में किस प्रकार से अलाइनमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान एक संदेश इस्लामिक कंट्रीज को और देना चाहता था कि एक नॉन इस्लामिक कंट्री जो चीन है वो कश्मीर के मुद्दे पे हमारा साथ दे रहा है, और इस्लामिक कंट्रीज जो जिनमें बहुतायत ऐसे हैं जो केवल आते हैं अब कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो पाकिस्तान का साथ नहीं देते। उसमें से प्रमुख रूप से जो उनका सबसे बड़ा नेतृत्व जो इस्लामिक कंट्रीज का करता है सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया ने कितनी बार पाकिस्तान को कह दिया है कि मुझे कश्मीर के मुद्दे में मत घसीटो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बहुत दफा कह दिया है कि मुझे कश्मीर के मुद्दे में मत घसीटो। यहां तक कि अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो 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 इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें से एक प्रमुख कंट्री है, बहुत ही अधिक धनाढ्य देश है। वहां की इकोनॉमी जो है वो ज्यादा करके इस्लामिक कंट्री जो टॉप के ऊपर 4-5 आते हैं उनमें एक उसकी इकोनॉमी है। उसने अपना डेलीगेशन कश्मीर में भेजा और कश्मीर में वो बहुत ही अधिक कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं। इससे बड़ा तमाचा जो है वो पाकिस्तान के मुंह पे कोई मारा नहीं जा सकता। लेकिन वो ढीठ कंट्री है, उसने वहां पर ये बताने के लिए कि देखिए चीन का विदेश मंत्री आकर के यहाँ पर कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है तो आपको भी हमारा साथ, आप तो इस्लामिक कंट्री हो और कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान एक इस्लामिक मुद्दा मानता है, आपको हमारा साथ देना चाहिए। तो ये एक चीज है। यही वांग यी जो वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठा कर रहा है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सम्मेलन में वो भारत में आया। क्या लेने आया है ये भारत में? हमें इसका पूरी तरह से बायकॉट करना चाहिए।
एक साइड में तुम डोकलाम में हमारे जवानों की जो है वहां पर बलिदान लेते हो, दूसरे साइड में तुम गलवान घाटी में अपनी सेनाएं बेच करके हमारे जो है क्षेत्र के ऊपर अपनी गंदी नजर रखते हो। तो किसी प्रकार से मैं नहीं समझता कि कोई इनके साथ में हमारे कूटनीतिक व्यवहार के कोई रास्ते खुले हैं। अब बात आ जाती है कि हम एक किस प्रकार से आम पब्लिक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग जब आपस में चर्चा करते हैं हम कहते हैं ये तो राजनीति की बातें हैं, ये बातें जो हैं ये अपने इन्होंने हमारे जो विदेश मंत्रालय वाले में देखेंगे, पीएमओ देखेगा। देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, लोकतंत्र में जिस प्रकार से एग्जेक्टिव है, जिस प्रकार से लेजिस्लेचर है, जिस प्रकार से हमारी जुडिशरी है, उस तरह से फोर्थ एस्टेट जो कहते हैं, हम कहते हैं ना चौथा जो पिलर है वो है मीडिया। और मीडिया में आज सबसे बड़ा जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है, क्योंकि वो मीडिया जिन्होंने पैसे खा करके खबर देनी है, जिनके अपने कुछ मजबूरियां होती हैं, वो मजबूरी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर मेरे ऊपर नहीं है। आज मेरे देश का बच्चा बच्चा जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो मीडिया का एक जो है एक प्रकार का सदस्य है। तो सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल के ऊपर हमको जो है चीन का पूरी तरह से बहिष्कार करना है। हमने एक, मैं आपको बताता हूँ कि चिरंतन काल से हमारी जो परंपरा रही है वो लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि हर बात में, क्योंकि भारत में ऐसा इतने ही पंथ संप्रदाय, इतने इतने बड़े जो दूसरे उन्होंने विचारधाराएं जो नई नई थी वो सबका सम्मान हुआ। केवल एक बात की हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता जो थी वो एक बात की नहीं थी, वो क्या थी कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ही रास्ता सही है और दूसरे रास्ते गलत है। हमारे यहाँ पर तो इतना बड़ा वो चिरंतन काल से चल रहा है कि मैं जिस रास्ते से परमेश्वर की प्राप्ति करता हूँ, जिसको धर्म कहा जाता है, मेरे और मेरी आत्मा और परमात्मा के बीच में, वो रास्ता भी सही है, आपका रास्ता भी सही है। लेकिन कठिनाई वहां जाकर के पैदा होती है जहां कोई ये कहता है आकर के कि मेरा ही रास्ता सही है, जिस रास्ते में आप चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। तो ये जो सेमेटिक सोच थी, जो अब्राहमिक सोच थी, उसका हमने विरोध किया, हमने किया है, हम करते रहेंगे। उसके अतिरिक्त भारत में तो लोकतंत्र की परंपरा रही जो है वो सनातन काल से चलती रही है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन आज के समय में इस लोकतंत्र के भीतर में इस प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी एक आवाज उठाने का अधिकार है, वो आवाज राष्ट्रहित में उठनी चाहिए और उन शक्तियों के विरोध में उठनी चाहिए जो भारत का अहित चाहते हैं। भारत का अहित चाहने वालों में इस वक्त यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम आता है चीन का। भारत में कोई भी हमारी आंतरिक किसी प्रकार से कोई समस्या यदि खड़ी होती है तो ये बात अभी अंतरराष्ट्रीय यदि अवलोकन करें तो स्पष्ट हो चुकी है कि चीन उनकी फंडिंग करता है, चीन उसमें अपनी पूरी तरह से पूरी ताकत झोंक देता है। आज अभी बीच में जब किसान आंदोलन की बात चल रही थी तो भारत के भीतर में हमारा अपना मामला है, हमारे किसान हैं, हम देखेंगे उनके लिए क्या भला है क्या नहीं। जब लगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि नहीं अभी ये क्या है जो बिल है जिनका विरोध कर रहे हैं हमारे भाई वापस लेने चाहिए, उन्होंने वापस लिए। बाहर की ताकतें जो उसमें क्यों कर अपना जो है वो नाक घुसेड़े, चीन घुसेड़ रहा था। और इस प्रकार के हमारे पास में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चीन ने फंडिंग जो है बाहर के देशों के माध्यम से चीन ने फंडिंग की। आप सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति के जो न्यूज़पेपर है, वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम है, वहां तक इतनी फंडिंग इसकी चलती है कि उन्होंने भी भारत के विरोध में लगातार जो है वो समाचार दिए। अब अच्छा दूसरी बात है कि हमारे एक कहावत है, कहते हैं कि जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अब हम तो खुली सोसाइटी है, खुले समाज हैं, हमारे यहाँ पर तो कोई भी आकर के जो है बाहर से पत्थर फेंक दे, लेकिन वापस में प्रत्युत्तर में हमने यदि पत्थर मान लो चीन पे फेंकना है तो चीन ने अपने इर्द गिर्द एक लोहे की दीवार जो है वो खड़ी कर रखी है। वो एक क्लोज सोसाइटी है, यहाँ तक कि जितने भी सोशल मीडिया के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो फेसबुक हो कि व्हाट्सएप हो कि बाकी अपने जो इंस्टाग्राम वो चीन में बैंड है। आज चीन के लोग कितने भी वहां पर पीड़ित प्रताड़ित क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ में हम इन माध्यमों के द्वारा वहां पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमें चीन को जब तक हम सामाजिक लेवल के ऊपर जवाब नहीं देंगे,
मैं बार बार कहता हूँ, राजनीतिक लेवल पे जवाब देना हमारे राजनीतिज्ञों का काम है, हमारे विदेश नीति बनाने वालों का काम है, वो करते रहेंगे। लेकिन सामाजिक लेवल के ऊपर हमको चीन को जवाब देना है। हमको चीन को बताना है कि तुमने 1949 में जब सिनकियांग का जो हिस्सा जो है, जिसके ऊपर तुमने कब्जा कर लिया था, जिसको ईस्ट तुर्किस्तान कहा जाता था, वो ईस्ट तुर्किस्तान में 5 करोड़ जो मुस्लिम हैं उनका तुमने जीना हराम कर रखा है। यहाँ पर हिजाब की बात करते हैं, वहां पर हिजाब पहन करके बाहर आना महिला के लिए बिल्कुल भी जो है वो उनके लीगल नहीं है। मस्जिदों के गुंबद तक वहां पर उन्होंने चीन ने उड़वा दिए। टोपी पहनना जो है पब्लिक आप बाहर आकर के नहीं पहन सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते। तो ये बातें जब ये वांगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सम्मेलन में जाता है तो उनके मुंह पे ताले लग गए। उन्होंने चीन के प्रतिनिधि को पूछा नहीं कि तुम्हारे अपने देश में सबसे अधिक मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसका जवाब दो। उससे वो बात की जो जवाब तलब नहीं किया गया, खाली कश्मीर की बात इन्होंने की। और अपने देश में चीन क्या कर रहा है, ये 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान चीन ने ले लिया था बलात्, और आज हम वहां के लोगों के अधिकारियों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। तिब्बत 1950-51 में तिब्बत जो है, ये तो एक इस प्रकार की संस्कृति रही, पूरे विश्व में उन्होंने शांति का संदेश जो है, भारत से ही जो है बुद्ध मत वहां पर गया था और पूरे दुनिया में उन्होंने शांति का संदेश वहां दिया। उनके ऊपर 1951 में उन्होंने कब्जा कर लिया बलात्। तो तिब्बती लोग जो है, आज तिब्बत के लोग भारत में आकर के रह रहे हैं, धर्मशाला के आसपास, आप उनसे जाकर उनके सब संबंधी वहां हैं। तो कितना बड़ा उनके ऊपर हो सकता है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने क्रिएट कर दिया हो, लेकिन जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता चाहिए, जो मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार है, उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का वो अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं तिब्बत में। तो क्यों नहीं हम अपने तिब्बत के भाइयों से वार्तालाप कर सकते। वहां पर इनर मंगोलिया है, चीन ने जबरदस्ती कब्जा किया था। वहां पर मंचूरिया है, जिसके ऊपर चीन ने जबरदस्ती कब्जा किया था। तो ये हमको वहां के लोगों के साथ में सामाजिक स्तर के ऊपर हमने बात करना है। बौद्ध मत एक ऐसा हमारा जो कॉमन व्हीकल है, भारत से ये शांति का संदेश हमारे जो उस वक्त लोग लेकर के गए थे, उसके माध्यम से हम उनके साथ में बात कर सकते हैं। और चीन को जवाब जो है हमारे अंदर, अगर वो कहीं पर कोई भी किसी प्रकार का विध्वंसात्मक कार्यवाही में साथ देता है, तो चीन को उसका जवाब हमको अपने सामाजिक स्तर के ऊपर ही देना है। आज ताइवान है, ताइवान तो ओरिजिनल जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो तो ताइवान था। इन्होंने आकर के कम्युनिस्टों ने वहां पर 1949 में 48-49 में वो उनको वहां से बेचारों को भगा दिया। उन्होंने छोटे से द्वीप ताइवान में जाकर के, जिसको उस वक्त फार्मूसा कहा जाता था, वहां जाकर के अपना रिपब्लिक ऑफ चाइना कर लिया। और ये जो है चीन, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अमेरिका ने इतना बड़ा पाप किया था, जिसका पाप का फल उसको भी भुगतना पड़ेगा। सोवियत रशिया को कंटेन करने के लिए इन्होंने चीन को खड़ा किया, जबकि 1970-71 तक, 1972 तक तो अमेरिका ये मानता था कि असल चीन जो है वो ताइवान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 72 में किसिंगर वहां जाता है और जाकर के कहता है नहीं, हम ताइवान को जो है मान्यता उनको नहीं, हम आपकी जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसको मान्यता देते हैं। उसके साथ में इन्होंने अपने आर्थिक संबंध बढ़ाने शुरू किए, उनको छूट देनी शुरू की, उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य करवाया। आज ये हाल हो गया है कि ना तो सोवियत रशिया जिसको तबाह करने चाहते थे वो तबाह हुआ, आज उसने वेस्ट को दिखा दिया, उनकी औकात दिखा दी सोवियत रशिया ने वेस्ट को। यूक्रेन में क्या वो हिम्मत है तो आकर के मैदान में सामने खड़े हो जाओ, ये दुम दबा करके भाग गए उनसे। ना तो इनसे सोवियत रशिया तबाह हुआ जो आज रशिया के रूप में वहां पर मौजूद है, दूसरा दानव इन्होंने अपने लिए खड़ा कर लिया चीन। और चीन जो है, हमको ताइवान जो शांति प्रिय लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, जिनका स्वभाव हमारे स्वभाव से मिलता है, उनके साथ में हमको अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाने चाहिए। हमें उनके साथ में ट्रेड कॉमर्स बढ़ाना ही चाहिए। हमें उनके साथ में सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने चाहिए। और सामाजिक रूप से हमें ताइवान के साथ में बहुत ही अधिक अपनी प्रकार जो है मित्रता दिखानी चाहिए। चीन को हम बहुत दफा ऐसा होता था, तिब्बत की बात आती थी, कितनी बार तिब्बत की कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर होती थी तो पीछे से नोट आ जाता था
कि नहीं चीन नाराज हो जाएगा। अरे भैया चीन 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 तो नाराज होगा ही। चीन की नजर तो है, सलामी स्लाइसिंग करते करते हमारा अक्साई चीन का पूरा लद्दाख का क्षेत्र खा चुका है। अरुणाचल के ऊपर उसकी नजर है, वो तो नाराज होगा। हम उसकी नाराजगी की परवाह क्यों करें? हमने तो अपना राष्ट्र ही तो देखना है। हमने जो पिछले 1000 साल की गुलामी काटी है, वो गुलामी हमने बड़ी मुश्किल से वो स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़ी थी। आज हमारे पास में स्वर्णिम अवसर है कि हम ना केवल अपनी जो उस वक्त की जिस कारणों से हम इतने साल जो प्रतंत्र रहे, उन कारणों को हमने समाप्त करना है। और उसके लिए सबसे बड़ा एक डॉक्ट्रिन जो है ऑफेंसिव डिफेंस, वो हमें जो है हमेशा उस डॉक्ट्रिन के ऊपर चलना पड़ेगा। और चीन की जो सॉफ्ट बेलीज है, जो उसकी वल्नरेबिलिटीज हैं चीन की, उनके ऊपर हमको आघात करना पड़ेगा। और मैं सबसे पहले तो कहता हूं तत्कालिक रूप से आज ये चीन जो दानव है उसका प्रतिनिधि वांग ही भारत में आया है, इसका हर स्तर के ऊपर जो है वो बायकॉट होना चाहिए। चीन के हर सामान का बायकॉट होना चाहिए। चीन से कोई सामान भारत में नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ा तमाचा होगा। चीन जो है देखिए एक व्यवसायिक कंट्री है, उसकी जो जान जैसे राक्षस की जान तोते में होती है, चीन की जान उसके व्यापार में है। आज हमारा व्यापार उसके साथ में जो है वो करीबन टच करने जा रहा है $100 बिलियन। हमको वो व्यापार बिल्कुल नीचे लाना पड़ेगा। भारत को मेक इन इंडिया, जो चीन से हम सामान मंगाते हैं वो सारा सामान भारत में हमको बनाना पड़ेगा। और जो देशों को चीन अपना सामान वहां से बेचता है, उन देशों को ऊपर हमने अपना निर्यात करना है, ये ठान लेना चाहिए हमको। और मैं वापिस से बात को दोहराता हूं कि राजनीति में और कूटनीति में विदेश जो हमारा मंत्रालय अपना काम करता रहेगा, लेकिन सामाजिक स्तर के ऊपर हमको जो है चीन का बहिष्कार करना है। इसके साथ ही मेरा निवेदन आज का जो है समाप्त करता हूं। धन्यवाद।